हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए नीट टेस्ट 109 केमिस्ट्री डिस्कशन। I'm शशि। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर HNO3 इज़ नीडेड टू ऑक्सीडाइज 8 ग्राम ऑफ Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस। और हमें गिवन है कि HNO3 गेट्स कन्वर्टेड टू NO। तो सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिख लेते हैं। HNO3 को NO में कन्वर्ट होना है। HNO3 की जो नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है। नाइट्रोजन के लिए x मान लो, हाइड्रोजन का +1 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। तो x - 6 = 0, x +1 - 6 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x = 5। और नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 और नाइट्रोजन का +2 आ जाएगा। तो +5 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। और आयरन को अगर हम देखें तो आयरन जो है वो Fe2+ से ये रिड्यूस हो रहा है। तो ऑब्वियसली आयरन जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। और आयरन Fe2+ से Fe3+ में अगर हम देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो पहले इलेक्ट्रॉन चेंज को बैलेंस कर लो। इसके लिए हमें Fe2+ को 3 और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मतलब एक अपना स्केलेटन जो है वो बैलेंस हो गया है। बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आप बैलेंस करके देख सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर हम देखें तो 8 ग्राम Fe2+ गिवन है। 8 ग्राम का मतलब है कि 8/56 मोल्स। हम यहाँ पे अगर मोल्स के लिए सॉल्व करें तो मोल्स ऑफ Fe2+ अपॉन 3 = मोल ऑफ HNO3 आ जाएगा। मोल ऑफ Fe2+ हो जाएगा 8/56 × 3, दिस इज़ इक्वल टू, और मोल्स ऑफ HNO3। तो मोल ऑफ HNO3 को मोलर, यहाँ पे मोलारिटी गिवन है 3 मोलर है, और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × V आ जाएगा। ये वैल्यू V जो है वो लीटर में है क्योंकि ये मोल्स हैं। तो ये वैल्यू आ रही है 1/, ये तो 7 कैंसिल हो गया, 7 3 = 21 और 21 × 3 तो ये 63 आ रहा है। ये आ रहा है लीटर में। हमें ml में चाहिए तो इसको 1000/63 ml हो जाएगी वैल्यू। 63 है, अप्रॉक्सीमेटली 60 ले लेते हैं। 60 लेने से हमें, क्योंकि ऑप्शन से दूर दूर है तो हमें दिख जाएगा क्या आंसर आने वाला है। तो ये 16 × 6 96 होता है, तो लगभग 16 के पास आ जाएगी वैल्यू। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आता है, XeO4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। XeO4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो Xe के साथ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 4 ऑक्सीजन है। टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। अब जेनॉन को अगर हम देखें तो जेनॉन अगर हम सिंपली जेनॉन को देखें तो S2 और P6 कॉन्फ़िगरेशन होगी। NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो P6 में तीनों में दो इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं। हमें क्या चाहिए? हमें sp3 हाइब्रिडाइज चाहिए। तो 4 ऑर्बिटल लेके इसको हाइब्रिडाइज कर दो और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। अब बचे अपने पास टोटल, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन फिर d ऑर्बिटल में जाएंगे। P के बाद फिर d ऑर्बिटल होगा तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब ये जो sp3 है ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और बाकी जो 4 d ऑर्बिटल बचे, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बचे, ये चारों पाई बॉन्ड बनाने के काम में आएंगे। तो जो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है वो जेनॉन के d ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो पाई बॉन्ड बन रहा है d और p के ओवरलैप से, तो इसको हम d पाई p पाई या p पाई d पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो टोटल 4 बॉन्ड है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो IUPAC नेम अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा कार्बन तो रिंग में ही है, 6 कार्बन है। ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको आइसोप्रोपाइल एक IUPAC नेम में ही काउंट कर दिया गया है, और ये प्रोपाइल है। तो बस आप अल्फ़ाबेटिकली देख लीजिए। अल्फ़ाबेटिकली ई सबसे पहले आता है तो ई के साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2, उसके बाद आई आता है तो इसके साइड जाएंगे। तो 1 इथाइल होगा, 3 आइसोप्रोपाइल होगा और 5 पे प्रोपाइल आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4.55 × 10⁻25 जूल। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा = h/p होता है। p मोमेंटम है, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं √2m k। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें गिवन है,
कि 4.55 इंटू 10⁻⁻25 सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। कोशिश करो कि सारी वैल्यूज़ को एसआई यूनिट में पुट करें ताकि अपना आंसर एसआई यूनिट में ही आ जाए, तो हमें कैंसिलेशन और ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है, और अंडर रूट लिया 2, और मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये भी केजी में गिवन है तो सही है। और हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, और वो है 4.55 और इंटू 10⁻⁻25। तो सब कुछ ऐसा यूनिट में रख दिया है, तो जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली मीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इंटू 4.55 है, तो ये 9.1 बन रहा है, तो 9.1 और 9.1 तो स्क्वायर है, तो ये बाहर निकाल देते हैं रूट से। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 9.1 तो बाहर आ गया, और पावर को अगर हम देखें तो 10⁻⁻31 है और 10⁻⁻25 है, तो ये वैल्यू बन रही है 25 और 31, 56, तो ये बाहर आएगा 28, तो 10⁻⁻28 बाहर आएगा। अब -28 बाहर आएगा तो ऊपर जाएगा तो +28 हो गया, तो इसको एक साथ ही लिख दिया हमने। ये अप्रॉक्सीमेटली इसको 2 3 जा 6 और 3 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 लगभग इतना लिख देते हैं, तो ये वैल्यू बन रही है 2/3 और इंटू 10⁻⁻6, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.67 इंटू 10⁻⁻7 है। ये सब हमने अब थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन अगेन कर दिया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.7, मतलब जो 6.7 इंटू 10⁻⁻6 है, 6.7 इंटू 10⁻⁻7, तो मतलब ये आंसर करेक्ट क्लोज आंसर है 7.2 इंटू 10⁻⁻7, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन +2 स्टेट बिकॉज, सोडियम को अगर हम देखें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नियॉन और 3s1, तो 3s1 है, तो आयनाइजेशन, अब एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नियॉन से, मतलब नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लिया है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी इसके केस में आयनाइजेशन एनर्जी 2, दिस विल बी मच ग्रेटर दैन आयनाइजेशन एनर्जी 1। जनरली ग्रेटर दैन तो होती ही है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से सोडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, हाई आयनाइजेशन एनर्जी 2। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी, जब हम बेसिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम इसको नेगेटिव चार्ज के जैसा मान लेते हैं, तो यहाँ पे sp3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होने के कारण से आपको बेटर ये भी होगा कि आप थोड़ा बहुत के की वैल्यूज़ याद रखें या पी की वैल्यूज़ याद रखें। जैसे एल्काइन है तो एल्काइन के लिए पी की जो वैल्यू होती है वो 25 होती है, वहीं अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए पी की वैल्यू 17 के अराउंड होती है। तो यहाँ से भी आप बता सकते हो कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, और उसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि सब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ही हैं। हाँ ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो ये सबसे वीक बेस हो जाएगा इन तीनों में, और sp3 है तो इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, तो 1 सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, देन 2 एंड देन 3, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ गैस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज ई द URMS ऑफ द गैस। VRMS पूछा गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली, तो वो 3/2 RT है, और अगर हम VRMS की बात करें तो VRMS होता है √3 RT/m। तो एक ऐसा करते हैं कि इसको काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 RT/2 जो है ये इसको ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन m हो जाएगी वैल्यू, तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन मोलर मास की पावर हाफ। 1 पेंटीन 4 आइन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन एट -80 डिग्री सेल्सियस। 1 पेंटीन है और 4 आइन है, तो एक तरफ तो C डबल बॉन्ड C है, और 1 2 3 4 और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड C है। तो अगर हम देखें ब्रोमीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ही कम रखा हुआ है, तो ब्रोमीन सबसे पहले ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होगा, जो भी रिएक्शन होगी उसमें पहले ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होगा, और जब ब्रोमोनियम आयन फॉर्म होता है
तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो एक तरफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर जैसे आप ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन कराओगे और इस पे अगर हम ब्रोमोनियम आयन फॉर्म करते हैं Br+ अगर इस पे फॉर्म होगा तो इस C डबल बॉन्ड C के कारण से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण ये 120 डिग्री रहना चाहता है, बट यहाँ पे इसको बॉन्ड एंगल जो है वो केवल 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल मिल रहा है। 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल मिल रहा है, डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिंग स्ट्रेन बहुत ही हाई हो जाती है ना। तो इस हाई रिंग स्ट्रेन के कारण से एल्काइन जो है वो कम रिएक्टिव होता है देन एल्कीन। तो सबसे पहला रिएक्शन जो होगा वो सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे एल्कीन पे होगा, क्योंकि एल्कीन में sp3 कार्बन से बन रहा है ब्रोमोनियम आयन, और sp3 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो sp3 में 109 डिग्री रहना चाहिए, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो स्ट्रेन जो है वो रिलेटिवली कम है। यहाँ पे 60 डिग्री का स्ट्रेन आ रहा है 120 माइनस 60, और यहाँ पे 109 माइनस 60 डिग्री का स्ट्रेन आ रहा है, 40 और 49 डिग्री का ही स्ट्रेन आ रहा है। तो स्ट्रेन के बेसिस पे बोल रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड C के साइड से रिएक्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे Br, मतलब हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट लिख देते हैं, ये C डबल बॉन्ड C है, और फाइनली जो फॉर्म होगा ये Br केवल जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो नंबरिंग तो जिधर ट्रिपल बॉन्ड है उधर से करेंगे, तो 4 और 5 पे 4,5 डाइब्रोमो और पेंटाइन बन जाएगा इससे। इन N2O द N डिस्टेंस पर्टेन्स टू, N2O का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो NO बॉन्ड रहता है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए तो डबल बॉन्ड बना देते हैं, नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड तो नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड बना देते हैं जिससे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और इस पर माइनस फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। और इससे अगर हम एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर एक डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो N ट्रिपल बॉन्ड N और ऑक्सीजन माइनस, तो ये बन सकता है। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ऑब्वियसली। अगर हम अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में माने तो जो हाइब्रिड होगा वो हाइब्रिड इन बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर्स होगा, मतलब NN डबल बॉन्ड है और NN ट्रिपल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में एक्चुअल स्ट्रक्चर लाई कर रहा होगा, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ NN डबल बॉन्ड एंड NN ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईच यूनिट सेल ऑफ NaCl कंसिस्ट ऑफ 4 क्लोराइड आयंस। सही बात है, NaCl जो है वो FCC लैटिस के जैसा रहता है, और Cl- जो है वो कॉर्नर्स पे हैं जो क्रिस्टल बना रहा है FCC का, और Na+ जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में रहता है, तो 4 Na+ है और 4 Cl- प्रेजेंट रहते हैं। विच पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एमॉर्फस बोरोन इज बर्नड इन एयर। एयर में जब हम बोरोन को बर्न कर रहे हैं तो बोरोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और साथ ही बोरोन जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 फॉर्म करेगा, और नाइट्राइड मतलब बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास भी 3 है, तो Bn फॉर्म करेगा, मतलब B2O3 और Bn फॉर्म करेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म I2OH-। इथेनॉल है, इथेनॉल क्या होता है, आयोडीन जो है आयोडीन उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज होकर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये CH3 ग्रुप आ गया मिथाइल कीटोन के जैसा CH3 ग्रुप है C डबल बॉन्ड O के बगल में, तो फिर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इथेनॉल अगर हम देखें तो इथेनॉल तो यही है, इधर भी CH3 ग्रुप है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर हम देखें तो OH जो है अगेन I2 के साथ ऑक्सीडाइज होके और ये डबल बॉन्ड O कीटोन बन जाएगा, ये भी मिथाइल कीटोन है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। बेंजाइल अल्कोहल अगर हम देखें तो OH है, ऑक्सीडाइज होता भी है तो एल्डिहाइड में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, बट टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, तो बेंजाइल अल्कोहल करेक्ट आंसर होगा। For a dilute solution containing 2.5 gram of non-volatile non-electrolyte solute in 100 gram of water, the elevation in boiling point at 1 atmosphere is 2 degree Celsius. डेल्टा TB गिवन है हमें, डेल्टा TB 2 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज इक्वल टू I की वैल्यू 1 होगी क्योंकि नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो I 1 हो गया, KB इंटू M क्या हो जाएगा, 2.5 ग्राम गिवन है, 100 ग्राम में डिज़ोल्व किया है, 2 इक्वल टू KB की वैल्यू भी गिवन है 0.76,
अच्छा, मोलर मास हमें गिवन नहीं है, पूछा क्या है, अज्यूमिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज़ मच लोअर दैन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर पूछा है। ठीक है, तो हम पहले मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। 0.76, 2.5 और इसको मोलर मास से डिवाइड करो ताकि मोल बन जाए, मोलालिटी चाहिए, तो मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 100 ग्राम है तो ये 0.1 kg आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू 0.76 25 अपॉन m। तो यहाँ से मोलर मास आ रहा है, ये आ गया, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 25 को लिख देते हैं 100/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0.19, तो ये वैल्यू आ रही है 19/2, सही है, तो ये आ जाएगा 9.5। मोलर मास आ गया 9.5। हमें बोला गया है कि कितना लोअर हो रहा है, वेपर प्रेशर कितना लोअर हो रहा है। तो वेपर प्रेशर लोअर के लिए डेल्टा पी के लिए हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और इनटू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए, और ये भी गिवन है कि आपको अज्यूमिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज़ मच लोअर दैन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो इससे हमें एक अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा कि केवल मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट करना है। मोल ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 2.5/9.5 और मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100/18 और पी नॉट जो है वो है 760। तो ये सॉल्व करना है अब हमें। तो फिर से 25 को लिख देते हैं 100/4, ये 25/95 हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 100/4 इंटू 95 इंटू 18 इंटू 100 इंटू 760। ठीक है, तो 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 19 चौके 76, तो 190 आ रहा है। ये 0 और 0 भी कैंसिल कर देते हैं, 19 पचे 95, ये भी कैंसिल हो गया, और 5 5 दूनी 10, 0 0 0 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 36, यहाँ पे 18 वैल्यू है ना, 36 आ रही है वैल्यू डेल्टा पी की। डेल्टा पी की वैल्यू 36 है। हमें पूछा है कि कितना प्रेशर आ जाएगा, तो प्रेशर इक्वल टू पी नॉट माइनस डेल्टा पी कर देते हैं। दिस इज़ इक्वल टू पी नॉट 760 है माइनस 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी 724, तो 724 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन, अच्छा फिर वही क्वेश्चन आ गया, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस दिस दिस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो इन तीनों रिएक्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया है। जब तीनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, H2PO4 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, फिर HPO4 2 माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो 3H+ बन जाएगा, और PO4 3 माइनस बचेगा। जब हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो जो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स रहते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो K1 इंटू K2 इंटू K3 वैल्यू आ जाएगी। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन pH ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O है और सोडियम सल्फाइड, सोडियम सेलेनॉइड, ये सेलेनॉइड पता नहीं क्या लिख दिया, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, इनके बीच में बेसिकली कंपेयर करना है। तो इनके जो सोडियम सॉल्ट्स हैं, ये तो सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तो सोडियम ऑक्साइड को जब डिज़ोल्व करेंगे तो ये OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये SH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये SEH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनमें जो बेसिसिटी का ऑर्डर है, OH माइनस जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है दैन SH माइनस। तो अगर OH माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH इसमें सबसे ज़्यादा होगा, मतलब pH1 इज़ ग्रेटर दैन pH2 ग्रेटर दैन pH3 ग्रेटर दैन pH4 आ जाएगा। विच ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट फास्टेस्ट विद मिथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन के साथ रिएक्शन कैसे होती है, जब हम मिथॉक्साइड आयन MEO माइनस अगर इस पर रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन पे अटैक करेगा, और इसकी ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन स्टेप या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब पहले तो MEO माइनस ऐड होता है, एलिमिनेशन, और उसके बाद फिर Cl माइनस रिमूव होगा। तो MEO माइनस का जो नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली किसी पे स्टेबलाइज होना चाहिए। यहाँ पे NO2 और NO2 जो है ये मेटा पोजीशन पे है, जिसकी वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, NO2 पे स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले स्ट्रक्चर में, तो MEO माइनस इस पे जैसे अटैक करता है तो इसका नेक्स्ट जस्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा Cl है, OMe है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है,
इधर डबल बॉन्ड है और N है, डबल बॉन्ड O है, O माइनस है। इस नेगेटिव चार्ज को हम इधर डिलोकलाइज कर सकते हैं फर्दर, मतलब और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, बट मैं मेन कंट्रीब्यूटर शो कर रहा हूँ अभी। तो आप ऐसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है, और फाइनली ये नेगेटिव चार्ज वापस पुश करेगा तो फिर Cl यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा। तो NO2 जो है वो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे रहे तो रिएक्शन को फास्टर करेगा। तो B इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, जब मिनिमम वेवलेंथ की बात हो रही है इसका मतलब एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम के लिए क्या मैक्सिमम होगा, एब्जॉर्प्शन है तो फिर डेल्टा नॉट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। और डेल्टा नॉट किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा नॉट डिपेंड करता है फील्ड मतलब लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। तो NH3 अगर हम नीचे देखें तो Cl का नंबर हम बढ़ा रहे हैं, Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड अगर हम ऐड करेंगे तो इससे डेल्टा नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जिसमें NH3 सबसे ज़्यादा है उसमें सबसे ज़्यादा डेल्टा नॉट होगा, तो A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द रिएक्शन गिवन बिलो दिस, ये आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शन पूछ दिया है, ये रिएक्शन अपने सिलेबस में पढ़ना नहीं है, इसको हम ग्लेजर कपलिंग बोलते हैं। तो ग्लेजर कपलिंग है, पढ़ना नहीं है तो आपको ज़्यादा मतलब भी नहीं रहनी चाहिए। सिंपली यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, तो ये टर्मिनल एल्काइंस का रिएक्शन होता है। टर्मिनल एल्काइन जो है वो रिएक्ट करके और कपल हो जाते हैं, मतलब ऐड हो जाएंगे, डाइमर यहाँ पे बना रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। An ideal monoatomic gas is taken around the cycle ABCDA. The work done during the cycle, तो वर्क डन एरिया अंडर द कर्व से आ जाएगा। एरिया अंडर द कर्व अगर हम देखें तो ये जो लेंथ है रेक्टेंगल बन रहा है, तो सिंपली ये वैल्यू 2v माइनस वी है, तो 2v माइनस वी करेंगे तो ये v आ जाएगी वैल्यू इसकी। और इसको अगर हम देखें तो 2p माइनस पी है तो ये p आ जाएगा, तो एरिया इसका p इंटू वी आ रहा है। तो p इंटू वी इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम, और जब हम केमिस्ट्री में डिफाइन कर रहे हैं तो वर्क डन का मतलब है w का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वैल्यू माइनस ऑफ pv आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 था ना ये, अच्छा 20 आया नहीं है। An ore after levigation is found to have acidic impurities. Which of the following can be used as flux during, अगर acidic impurities है तो फिर हमें required क्या है, required is base, और बेस बनाने के लिए जैसा CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये CaO प्लस CO2 में ब्रेक होगा। CaO जो है दिस इज़ बेसिक इन नेचर, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बेसिक नेचर का है तो ये यूज़ हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एप्लीकेशन ऑफ ली शैटलर्स प्रिंसिपल, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाई हेमोग्लोबिन इन ब्लड। ऑब्वियसली ब्लड जितना इनहेल करते हैं ऑक्सीजन उतना ज़्यादा हेमोग्लोबिन मतलब उतना ज़्यादा ब्लड डिज़ोल्व होगा, ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगा। तो ये सब ली शैटलर्स प्रिंसिपल ही है जो इक्विलिब्रियम होल्ड कर रहा है। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज़ ऑफ ब्लड, अगेन ये भी CO2 जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो H प्लस और HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा CO2 जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा ये डिज़ोल्व हो जाएगा, और जितना ज़्यादा उधर H प्लस का अमाउंट अगर बढ़ता है या HCO3 का अमाउंट बढ़ता है तो फिर CO2 रिमूव हो जाएगा। तो और वैसे भी क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे ही रहते हैं, तो ली शैटलर्स प्रिंसिपल तो इन जनरल फॉलो होना ही है। टूथ डिके ड्यू टू यूज़ ऑफ स्वीट सब्सटेंस, तो ये सब भी आपको बहुत ज़्यादा इनमें रिएक्शन समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक दो रिएक्शन भी आ रहा है तो ऑप्शन तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव होगा, दो ऑप्शन करेक्ट का तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कटायन डज नॉट रेस्पॉन्ड टू अबव रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसमें कलर्ड प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसा कोई भी मेटल जो कि कलर्ड प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं करेगा वो इस टेस्ट को नहीं देगा। जैसा Zn2+ जब हम देखते हैं तो Zn2+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 3D10। 3D10 होने की वजह से इसमें कोई dd ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, और अगर कोई dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो फिर ये कलर्ड प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो C के साथ जो प्रेसिपिटेट बनता है दिस इज़ वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट। वाइट कलर बोल रहे, कलर्ड का मतलब है एक्सेप्ट वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट। वाह मज़ा आ गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ग्लूकोनिक एसिड? Br2 के साथ जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे Br2 के साथ अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएं, ग्लूकोज इज CHO और फिर OH है और OH है, OH है, OH है, CH2OH है, तो इस Br2 के साथ जब रिएक्शन होगा Br2H2O के साथ, तो CHO जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2H में, बाकी सब ग्रुप सेम है, तो और नीचे CH2OH ही है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। यही अगर HNO3 के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो उसको फिर हम ग्लूकारिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनेगा, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन से बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3, गलत है, उसे ग्लूकारिक बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी गलत है, वो HNO3 से बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोनिक एसिड इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, ये करेक्ट है। तो हेमी एसिटल और एसिटल तो अब बनेगा ही नहीं क्योंकि एल्डिहाइड जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो डी करेक्ट आंसर है इसका। In the given reaction, aluminium, again this reaction is MPV reaction. I don't know the full form of the reaction, but this is not in our syllabus. Aluminium isopropoxide और isopropyl alcohol है, जनरली जो अल्कोहल ग्रुप रहता है उसके साथ इसमें डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब जो कीटोन है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है और OH जो है ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो X बनेगा उसके अंदर हमें कीटोन दिया हुआ है तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइक्लोहेक्स, मतलब इसमें अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे इन है, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल बन जाएगा। इन द गिवन रिएक्शन X विल बी, अगर आप रिएक्शन कार्बन के नंबर देखो तो टोटल 7 कार्बन प्रेजेंट है। इन जनरल क्या होता है, अगर हम दो एसिड्स को हीट करते हैं तो वो एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिंग की साइज़ पे एक्चुअली डिपेंड करेगा। अगर आप 1,4 या फिर 1,5 डाई बेसिक को हीट कर डाई एसिड को अगर हीट करोगे तो इससे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, लेकिन अगर आप 1,6 या 1,7 को हीट करोगे तो उससे कीटोन फॉर्मेशन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कार्बन फिर बढ़ जाएंगे। जैसे इसके अंदर 7 कार्बन है, एक ऑक्सीजन भी आ जाएगा बीच में, एनहाइड्राइड बनेगा तो 8 कार्बन की मतलब 8 एटम्स की रिंग बनेगी जो कि कम स्टेबल होगी, तो ये कीटोन फॉर्म करेगा। तो साइक्लिक कीटोन इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा X वो साइक्लोहेक्सेनोन होगा। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ सब्सटेंस, मोलर हीट कैपेसिटी Cp है, जिसको हम Q या हीट सप्लाइड डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T से लिखते हैं। डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर इज हीट एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, QP लिख रहे हैं अगर Cp डिफाइन किया वैसे भी हमने, तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में dH/dt लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव अपने सिलेबस में नहीं है तो ये पूछना नहीं चाहिए, बट ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन गिव्स रेड कलर विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, 1 ऑक्सीजन है और अगर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ कलर शो कर रहा है रेड कलर, तो इसका मतलब है कि ये अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो अल्कोहल किस में, जैसे इसमें अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल है, ये तो ईथर है तो ये नहीं देगा और ये देगा, तो अपने पास 3 ऑप्शन बचे हैं। डीकलराइजेज एल्कालाइन KMnO4, एल्कालाइन KMnO4 को डीकलराइज कर रहा है, इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है बेसिकली। तो डबल बॉन्ड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो चारों ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं रिस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब है कि मिथाइल कीटोन फॉर्म होना चाहिए, मिथाइल के बगल में C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहना चाहिए, तो इसमें तो नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा। OH जो होगा वो अभी हमने देखा कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा और कीटोन बन जाएगा, और यहाँ पे मिथाइल कीटोन फॉर्म हो रहा है, तो B करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लोरीन गैस इज पास्ड इनटू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग KF, KI एंड KBr एंड CH Cl3, द इनिशियल कलर, तो Cl2 को अगर हम पास करें तो हेलोजेंस में ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि जो अनायन होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा ऊपर वाला गैस, जैसे Cl2 है तो वो Br- और I- को ऑक्सीडाइज कर सकता है,
Br2 है तो वो केवल I माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो I माइनस को ऑक्सीडाइज करना सबसे आसान है। तो अगर हम Cl2 डालें तो पहले वो I माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा और उसके बाद फिर Br माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इनिशियल जो कलर आएगा वो पहले I माइनस के ऑक्सीडेशन से आएगा। तो I माइनस जो है ये ऑक्सीडाइज होके I2 में कन्वर्ट हो रहा है। और I2 का जो कलर होता है वो वायलेट कलर का होता है। तो वायलेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ I2। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड H3BO3 है, बट जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये OH OH और OH है। अब इस केस में बोरोन की एक्चुअली अभी ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हुई है। बोरोन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जब हम इसको H2O में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पहले H2O के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। बॉन्ड फॉर्मेशन करने से B एक तो OH है और दूसरा एक OH2 प्लस आ जाएगा। एक OH आ गया और एक और OH आ गया। तो ये जो OH2 प्लस फॉर्म हुआ है इसमें, है ना, OH2 डोनेट कर रहा है, सॉरी बोरोन पॉजिटिव चार्ज बोरोन ऑक्सीजन पे और नेगेटिव चार्ज बोरोन पे। तो अब ये ऑक्सीजन फिर इलेक्ट्रॉन अपना विड्रॉ करेगा, तो फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। तो ये H प्लस बन जाएगा और बाकी ग्रुप क्या बच गया फिर, BOH होल 5 होल 4 और एक माइनस। तो इस तरह से ये नेचर एसिडिक नेचर शो करता है। खुद का उसका हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, जो हाइड्रोजन निकलेगा वो वाटर का ही हाइड्रोजन निकलेगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेयॉन। रेयॉन इट इज़ प्योर रीजेंड। अब रेयॉन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप मिस्टेक कर दोगे इस क्वेश्चन में। इट इज़ प्योर रीजनरेटेड सेलुलोज, करेक्ट आंसर है ये। बट हमें पूछा गया कि जो सही नहीं है, ये तो सही है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग वुड पल्प इन अल्कलाइन CH2, ये गलत है। वुड पल्प जब हम अल्कलाइन CH2 में डिज़ोल्व करेंगे तो वो अल्कली सॉल्यूशन के कारण वो सोडियम जैंथेट फॉर्म करेगा या सेलुलोज जैंथेट फॉर्म कर लेगा। तो ये फिर गलत ऑप्शन है। रेयॉन फॉर्म नहीं करेगा, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ सेलुलोज जैंथेट फॉर्म करेगा। दिस विल फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ सेल्यूलोज जैंथेट। ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं याद है तो फिर वही मुश्किल होगी फिर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ए कॉम्प्लेक्स पी ऑफ कॉम्पोजिशन दिस हैज़ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ से पता चल जाएगी, 3.83 है, मतलब अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 की वैल्यू है 3.83। तो स्क्वायर कर दो, n इंटू n प्लस 2 इक्वल टू 3.83 का स्क्वायर। 3.83 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमें पता है कि ये स्क्वायर से एक कम नंबर आता, मतलब उसके क्लोज नंबर आता है, जैसे एक कम नंबर आता है बेसिकली। तो ये 16 माइनस 1 होगा, है ना। तो ये 15 आ जाएगा। ऑब्वियसली 9 से बड़ा है तो ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ से n की जो वैल्यू है इसको हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब n की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब ये नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। मतलब क्रोमियम जो है वो 3 प्लस स्टेट में। क्रोमियम अगर 3 प्लस स्टेट में है तो ब्रोमीन के बारे में देखते हैं अब कि क्या होगा। इट रिएक्ट्स विथ AgNO3 एंड शोज़, अच्छा क्रोमियम अगर 3 प्लस में तो अपने पास ऑप्शन तो डिसाइड हो गया, या तो A होगा आंसर और या फिर D होगा आंसर। इट रिएक्ट्स विथ AgNO3 एंड शोज़ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल तो इनिशियली अगर उसके अंदर सारे H2O अंदर रहते हैं तब तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। अगर क्रोमियम में, क्योंकि H2O होल 6 तो शो नहीं करेगा, इसका मतलब है कि अगर इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो फिर एटलीस्ट मतलब 2 Br को अंदर रहना पड़ेगा। तो Br2 हो जाएगा अंदर और क्रोमियम है H2O होल 4 बचेगा और इससे फिर H2O एक बाहर होगा और एक Br बाहर हो जाएगा। तो ये है करेक्ट। तो इसमें देखें अगर हम इसका नाम, तो अच्छा टोटल कितने H2O, 6 H2O था, तो 2 H2O बाहर हो जाएगा। तो टेट्रा एक्वा डाइब्रोमिडो क्रोमियम, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज़ करेक्ट इन केस ऑफ वैन डर वाल्स एडजॉर्प्शन। आपको पता होगा कि जो वैन डर वाल एडजॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल है, इसके लिए लो टेम्परेचर पे फेवर होता है, और अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फिर मल्टी लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इसका आंसर है, क्योंकि ये एक्जोथर्मिक है।
एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियसली लो टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड मतलब फिर एडजॉर्प्शन नहीं होगा। फॉर द रिएक्शन दिस द वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन में प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता है और थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाता है। ये अतरंगी ग्राफ तो नहीं आएगा, पहले बढ़ा कम हुआ, वाई करेक्ट ग्राफ, ऐसे लीनियर भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, वाई जो है वो धीरे धीरे कांस्टेंट हो रहा है, तो वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स ऑफ ईच स्टेप ऑफ गिवन रिएक्शन, ईच स्टेप हमें नहीं फाइंड करना है, मेरे ख्याल से हमें केवल फाइनल प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ए जो है वो SO3H फॉर्म हो जाएगा। SO3H जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो नेक्स्ट अगर फिर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO3H और अगेन SO3H फॉर्म हो जाएगा। तो आपको पता है कि SO3H का जो रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसकी वजह से अगर हम हॉट NaOH के साथ फ्यूज़न रिएक्शन करते हैं तो फिर दोनों जगह पे वो NaOH रिप्लेस कर देगा उसको OH माइनस और OH माइनस, और क्योंकि OH माइनस मीडियम है इनिशियली तो ये O माइनस और O माइनस फॉर्म होगा, और बाद में फिर H प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों जगह पे फिर फिनॉल लग जाएगा। तो 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बायोडिग्रेडेबल रिएजेंट, अब ये सब आपको पता रहना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल रिएजेंट जो हैं वो ब्रांचिंग होने से बेसिकली बायोडिग्रेडेबिलिटी बढ़ती है, तो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा बी में है, तो बी जो है वो नॉट अ बायोडिग्रेडेबल रिएजेंट डिटर्जेंट है, मतलब डिक्रीज़ होती है बायोडिग्रेडेबिलिटी अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेरोसिन इज़ डायामैग्नेटिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी द हाइब्रिड स्टेट, अब डायामैग्नेटिक है और आयरन है अगर, तो आयरन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन और 3d6 4s2, तो अगर हमें डायामैग्नेटिक बनाना है तो फिर 3d6 रख के अगर हम पेयरिंग कराते हैं, जैसे अगर हम Fe2+ रखते हैं तो Fe2+ में हो जाएगा आर्गन 3d6, और अगर हम इसकी पेयरिंग करा देते हैं तो फिर 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो 2 ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, मतलब ये D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा जिसमें ये डायामैग्नेटिक रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में जो एटम्स का लिंकेज होता है वही डिफरेंट होता है, लिंकेज या कनेक्शन ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, कनेक्शन ऑफ एटम्स इज डिफरेंट। तो यहाँ पे तो ये तो मोलर इनके तो फार्मूलाज ही सेम नहीं है, ये C3CH2CH3 है, और इसको अगर देखोगे तो ये C3H6 है, ये C3H8 है, तो ये तो गलत हो गया। आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहना चाहिए, इसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे ही है, इसमें Br सेम ही पोजीशन पे अटैच्ड है ना, बस ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। इसमें अगर हम देखें तो लिंकेज डिफरेंट है, यहाँ पे Br इस कार्बन के साथ दोनों अटैच्ड है और इसमें अलग अलग कार्बन के साथ अटैच, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए कंपाउंड कंटेन्स N2 28% है और 72% ऑफ ए मेटल बाई वेट, 3 एटम्स ऑफ द मेटल कंबाइन विथ 2 एटम्स ऑफ N, मेटल के साथ 2 एटम्स N का कंबाइन हो रहा है, तो मोल ऑफ M/3 N2 ही ले लेते हैं क्योंकि N2 हमें गिवन है N2/1, तो आउट ऑफ 100 ग्राम अगर देखें तो 72 ग्राम मेटल है, इसका मोलर मास M मान लो इंटू 3 इक्वल टू 28 ग्राम ये है, और N2 का मोलर मास 28, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 24, तो यहाँ से आ गया M इक्वल टू 24। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेलामाइन, मेलामाइन अगेन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप नहीं बना सकते, जनरली ये सब स्ट्रक्चर मुझे भी पता नहीं रहता, लेकिन अब तो मैं बना सकता हूँ। N डबल बॉन्ड N है, सिंगल बॉन्ड N है, और सॉरी ये कार्बन,
ठीक है, और इन तीनों पोजीशन के साथ NH2 और NH2 ग्रुप अटैच्ड, ये है मेलामाइन। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो पूछ रहा है इसमें कि लोन पेयर कितना है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और sp3, तो लोन पेयर कितना है, जितना नाइट्रोजन उतना लोन पेयर, 6 लोन पेयर है। और sp3 तो ऐसे तो ये भी कुछ ना कुछ डोनेट करेगा, तो sp2 भी हो सकता है ये, बट sp3 अभी हम काउंट करेंगे, सेपरेट दिख रहा है तो 3 हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट्स, और कंप्लीट ओजोनलाइसिस कर रहे हैं, यहाँ से टूटेगा एक एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो प्रोडक्ट बना लो। एक तो ये एल्डिहाइड बन रहा है, तो इसके पास तो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले कायरल सेंटर था, लेकिन इधर भी CHO बन गया, इधर भी CHO बन गया, दोनों तरफ सेम ग्रुप्स बन गए, और एक CH3 एक H, तो चारों डिफरेंट ग्रुप रहना चाहिए, तो ये भी इनएक्टिव हो गया। सिमिलरली ये भी इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप आ जाएंगे, CHO आ गया दोनों तरफ, और एक CH3 है। और ये इसमें क्या हो जाएगा, ये तो फिर से अगेन एल्डिहाइड है, तो ये भी नहीं होगा। तो चार बने, और चारों क्या बने, चारों बने हैं द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट्स। ऐसे तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम हैं और ये प्रोडक्ट सेम है, मतलब अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट में कंसिडर करेंगे तब फिर हमें 4 आंसर करना पड़ेगा, वरना कोई 2 आंसर भी बोल सकता है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, तो ये थोड़ा डिबेटेबल है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। केयरफुल तो क्या, कुछ नहीं कर सकते आप। अ कंपाउंड CuCl हैज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है और CuCl है, इसमें 4 Cu के एटम्स होंगे और 4 Cl माइनस के एटम्स होंगे। तो और हमें डेंसिटी गिवन है, हमें लेंथ ऑफ यूनिट सेल पूछा जा रहा है, तो हम सबसे पहले डेंसिटी पता है हमें 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए 4 CuCl है, तो 4 इंटू CuCl में 63.5 Cu का मास और Cl 35.5, तो ये आ गया 99.0, 4 इंटू 99, और इसका मास कितना हो जाएगा भाई, Na है ना, Na मतलब 6.0 इंटू 10⁻23, इतना ग्राम आ गया ये। और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम A मान लेते हैं, A³ इसका वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी है इसकी 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम और ग्राम कैंसिल, तो A³ इज़ इक्वल टू 4 इंटू 99 इंटू 10⁻23 और अपॉन 6 इंटू 3.4, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 99 को हम अप्रॉक्सीमेटली 100 मान लेते हैं, फालतू जोड़ तो नहीं करेंगे। 3.4 को हम लिख देते हैं 3.3 के जैसा, तो 3.3 जो होता है वो होता है 1/3, तो ये 10/3 हो जाएगा, 10/3 लिख देते हैं, तो ये 3.3 के अराउंड आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू आ गई, 0 और 0 भी कैंसिल हो रहा है, तो ये बन रहा है 20 इंटू 10⁻⁻23, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10⁻⁻20, 200 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से फिर A की वैल्यू तो डायरेक्टली आ जाएगी। अब A इज़ इक्वल टू 200 का क्यूब रूट चाहिए, 1/3 इंटू, और 10⁻⁻24 है, तो ये तो 10⁻⁻8 बन गया, और ये वैल्यू सेंटीमीटर में आ रही है। तो 200 फिर से अब हम थोड़ा अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 5 का क्यूब अगर हम देखें तो 5 का क्यूब 125 होगा, और 6 का क्यूब अगर हम देखेंगे तो 36 इंटू 6 216 हो जाएगा ये। तो जो वैल्यू होगी 6 के क्लोज आ जाएगी कुछ, या 5.8 5.7 के जैसा, तो ये 5.8 मान लेते हैं, 5.8 इंटू 10⁻⁻8, और ये सेंटीमीटर है, हमें एंगस्ट्रॉम में चाहिए वैल्यू, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5.8 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। 10⁻10 मीटर इज़ 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये 5.8 एंगस्ट्रॉम के अराउंड आ जाएगी वैल्यू, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट है 1 फिनाइल इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बेंजल्डिहाइड और CH3Br है, तो ये तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। CH3I है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो जाएगी। CH3I जो है माइनस के जैसा रिएक्शन करेगा तो O- बन रहा है। और फाइनली अगर H+ के साथ डिज़ोल्व कर देंगे, गिवन नहीं है लेकिन तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा, तो CH3 और OH बन जाएगा। तो 1 फिनाइल इथेनॉल बन गया। 1 और 2 है, 1 पे फिनाइल है और इथेनॉल भी है, तो B इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रैंक द कंपाउंड गिवन बिलो इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी। तो फिर से बेसिसिटी बतानी है हमें। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन तो होल्ड करके रख सकता है ज़्यादा। तो सेकंड जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। हमें डिक्रीजिंग बेसिसिटी में मतलब सबसे पहले तो 2 आ जाएगा, इसके बाद तो ऑप्शन तो ऐसे ही डिसाइड हो गया। अच्छा 2 एक और है। अब हम देखें तो ऑक्सीजन पे यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो देख लो जिस किसमें बेटर डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जैसे इसके अंदर जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन पे फिर से हो रहा है, और इसमें अगर हम डीलोकलाइजेशन देखें तो वो कार्बन पे हो रहा है। तो कार्बन ज़्यादा बेटर होल्ड करके नहीं रह सकता है, मतलब 1 ज़्यादा बेसिक होगा देन 3। तो 2 देन 1 देन 3। और ये लास्ट क्वेश्चन है, Pb+ डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो PbNO3 बनेगा और साथ में NO गैस रिलीज़ होगा। तो PbNO3 होल्ड ट्वाइस और NO गैस रिलीज़ होगा। अब NO गैस जो है वो नंबर ऑफ, अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रक्चर देख सकते हो इसका, N ऐसा स्ट्रक्चर है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज़ है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक कलर्ड गैस है, कलरलेस गैस है। तो ए तो करेक्ट आंसर है। हमें इनकरेक्ट बताना है, इट इज़ ऑक्सीडाइज टू पैरामैग्नेटिक कलर्ड गैस। लेकिन अगर NO का ऑक्सीडाइजेशन करेंगे तो NO2 बनेगा, ये भी ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। इट कंबाइन विथ Fe2SO4 होल थ्राइस, ये गलत दिया हुआ है। NO का जो कॉम्बिनेशन होगा NO FeSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो तब फिर NO2 में कन्वर्ट होगा, Fe2SO4 3 के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो अपने लिए ये करेक्ट है। तो होपफुली क्लियर होगा।